तो कैसे हैं यार आप सब लोग? बढ़िया। चलो हम अपना दूसरा बेसिकली पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बेसिकली ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पार्ट 2। ठीक है यार, पहला पार्ट होपफुली आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। अब सेकंड पार्ट हम बेली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। तो आपको दिख रहा होगा हेडिंग भी बेसिकली ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पार्ट 2। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मेनली पहली चीज़ आपको इसमें बेसिक बताऊंगा मैं कि भाई ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सी फंक्शन ग्रुप में कैसे देखोगे। तो आपको दिख भी रहा होगा आपका टॉपिक बेसिकली आपको स्क्रीन पे कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बेसिकली अमंग डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। तो मैंने यार उसमें ना आपको एक पर्टिकुलर दिखा रखा होगा कि मैंने लाइन वाइज लिख रखे हैं कुछ फंक्शन ग्रुप, तो आपको वो याद रखने हैं। जैसे कि मैंने पहले क्या लिखा है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड लिख रखा है मैंने। फिर मैंने लिख रखा है AR है ना, यहाँ पे AR जो यार अपना वो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले फ्रंट पे लिख रखा है मैंने फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फिर मैं लिख रखा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर मैं लिख रखा है बेसिकली एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। फिर मैंने आपका लिख रखा है एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना, फिर मैंने आपका लिख रखा है पिक्रिक एसिड। तो आप ये पिक्रिक एसिड यार ये नाम याद रखो, पिक्रिक एसिड होता है क्या है बेसिकली ये तो पता ही है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, डायरेक्ट आपको पिक्रिक एसिड दे देता है, आपको स्ट्रक्चर नहीं देता। तो आपको स्ट्रक्चर खुद से याद रखना होता है क्योंकि वो तो हमें सिर्फ नाम देगा एसिड का, तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रो, हमारे पास फिनोल आता है हमारे पास बेसिकली। फिर आपका आता है पैरानाइट्रोफिनोल। फिर आता है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। फिर आपका आता है H2SO3। ठीक है, और फिर आपका आता है बेसिकली मेटानाइट्रोफिनोल। और फिर आता है आपका फिनोल। तो ये चीज़ है ना, आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो यार। आप इसको है ना, आप इसको एक बार याद रख लो कि ये जो पैटर्न है ना आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको किसी भी फंक्शन को। कई बार क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो मेनली इन्हीं में से आता है यार, है ना, जो मैंने आपको सीरीज दे रखी है इन्हीं में से क्वेश्चन आता है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इन माइंड सेट करके रखना आपको कि बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए कि भाई ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अगर मुझे इनमें से कोई फंक्शन दिया तो कैसे मैं अपने चेक करूँगा, तो वो आपको पता होनी चाहिए यार, है ना। तो आप इस सीरीज़ को याद रखोगे बेसिकली कि भाई ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के लिए हमें ये याद रखना कि सबसे पहले फॉर्मिक, फिर हमारे पास बेसिकली जाता है कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक। ठीक है, और आपके फिर सल्फोनिक आते हैं एरोमेटिक, फिर आपके एलिफेटिक सल्फोनिक आते हैं, फिर आपके पिक्रिक एसिड आते हैं, फिर आपका डाइनाइट्रो हमारे पास है ना, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल आता है हमारे पास। फिर हमारा पैरा आता है फिनोल में। फिर हमारा क्या आता है ऑर्थोफिनोल आता है। फिर हमारा H2SO3 आता है। फिर हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल आता है। फिर फिनोल आता है, क्योंकि पूरे जो क्वेश्चन होते हैं ना यार वो फिनोल या बेसिकली इनमें पिक्रिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही घूमते हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता कि भाई ये पूछ ले, क्योंकि बाकी फिर तो आप बता ही दोगे। बाकी क्वेश्चन है तो आप कंजुगेट बेस बनाओ। मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में कि कंजुगेट बेस बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी देखो, जितना ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड। वरना उसके अलावा इनमें से कोई भी पैटर्न दे रखा है तो आप इस टेबल को याद रखो, मतलब इस पैटर्न को याद रखो आप। और इसको अगर आप याद रखे तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैं आपको कई थर्ड जो पार्ट है उसमें कुछ टेस्ट वेस्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने H2SO3 अंडरलाइन कर रखा है ना, ये H2SO3 वहाँ यूज होगा कि कई बार क्वेश्चन में H2SO3 पे पूछ लेता है कि कौन सा H2SO3 के साथ टेस्ट देगा या नहीं देगा, क्योंकि इस पर पूछते हैं कई बार हमसे क्वेश्चन कि H2SO3 के साथ कौन सा एसिड ऐसा है जो ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देंगे, या ये हमारे पास फ्लास्क में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो पूछेगा अपन से बेसिकली। ठीक है, तो याद रखो मैंने लिख भी रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता चल गया, फिनोल आपको पता चल गया भाई कि बेंजीन के ऊपर OH। ठीक है, तो अपनी ये याद रख के चलेंगे कि आगे काम आएगी ये पार्ट 3 में, और इम्पोर्टेंट भी यार अपन। ठीक है, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब देखो पहले उससे पहले मैंने क्या पढ़ा था कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ था उसका बेसिक पढ़ा था पहले। जो पीछे वाला पार्ट था उसमें -m -i पे कैसे जज करते हैं कि भाई -m -i पर डिपेंडेंट होती है अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ। -m के लिए ज़्यादा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू -i। ये मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेंथ वाइज। तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम बेसिकली कि एसिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के। ये मैंने लिख तो दिया, अब आपको पता कैसे चलेगा यार इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होती है। यार इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है विद इन द ग्रुप, अगर आपकी एच बॉन्डिंग है, यानी मेरे को बाहर से किसी ग्रुप की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। जैसे कि मान लो अब आप देख रहे हो, तो मैंने इसको समझा भी रखा है नीचे। जैसे कि मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल लिया, उसमें मैंने क्या करा, इनसाइड द ग्रुप ही मेरे देखो मेरे पास एच बॉन्डिंग हो रही है ना, हाइड्रोजन फिर O, ये हमारे पास एच बॉन्डिंग होगी। तो इनसाइड द ग्रुप जब भी एच बॉन्डिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, है ना। जब घर के अंदर ही ऐसा ग्रुप पड़ा हुआ है जो आपका एच बॉन्डिंग प्रोवाइड कर सकता है तो उस एच बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो देखो अब यहाँ पे मैं इसको क्यों ले रहा हूँ कि एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग के। तो आप देखोगे कि ऑर्थ और पैरा में एक एक्सेप्शनल केस आता है। एक्सेप्शनल तो क्या, ये इंपॉर्टेंट भी आ रही है और ये ट्रू भी है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हमारे पास क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो देखो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने की वजह से
हमारे पास हुआ क्या, ये वाला जो एच है ये बाउंड हो गया यहाँ से भी ऑक्सीजन के साथ और यहाँ से भी ऑक्सीजन के साथ, तो कभी भी यहाँ से हमें H+ मिलेगा ही नहीं, और H+ ईजिली मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास ये एसिड स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाएगा। जबकि यही आप पैरा नाइट्रोफिनॉल में देख रहे हो, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई भी H बॉन्डिंग नहीं हो सकती इंटरमोलिकुलर, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी, क्योंकि 5 या 6 मेंबर रिंग बन गई हमारे पास। यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितनी मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन गई। तो 6 मेंबर रिंग बन गई तो स्टेबल भी हो गया, है ना, लेस स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास क्या होगा, पार्टिसिपेट भी कर जाएगी H बॉन्डिंग में, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग है, तो इसकी वजह से H बाउंड हो गया, तो ईजिली H+ नहीं देखा। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तो यानी कि इन पैरानाइट्रोफिनॉल नो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग टेक प्लेस, सो मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो याद रखो, जिनमें हमारे पास बेसिकली इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है वो लेस एसिडिक होते हैं एन कंपेयर टू हमारे पास इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग वालों से। तो कल को आपसे पूछ रहे कि किस में हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा पाएगी, तो उनमें पाएगी जिनमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं है, इंटर है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर है ना, ये खुद के अंदर तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है ना जिसको H बॉन्डिंग प्रोवाइड कर पा रहा हो, बाहर से आप चाहो तो कोई भी ग्रुप ले सकते हो, इसके साथ H बॉन्डिंग करा सकते हो। तो ये हमें पता चला कि इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लैक एफिशिएंसी हो जाती है H+ रिलीज करने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको देखो नोट करके भी दिखा रखा है कि बेसिकली आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो यहाँ पे इंटर है, क्योंकि इसमें इंट्रा होती है ना विद इन द मोलिक्यूल, इंटर का मतलब बाहर से आप कोई मोलिक्यूल लेके H बॉन्डिंग करा रहे हो, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा एसिडिक होता है पैरानाइट्रोफिनॉल एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो अपन याद रखेंगे। और देखो मैंने टेबल में भी आपको दिखा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या ले रखा था, पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थो से ऊपर ले रखा, आपको दिख भी रहा होगा इन दोनों में, तो ये उसी का रीज़न है H बॉन्डिंग का, ठीक है। तो अगर मेरे को मान लो यही क्वेश्चन दे दे, अब मान लो एक क्वेश्चन बन गया, चलो जस्ट फॉर एग्जांपल में ले लिया कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताओ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल। तो अब कैसे करूँगा यार मैं, तो देखो कि 3 आ गए ना, इन दोनों पूछे तो मैं बता देता, अब मेटा वाला भी ले लिया। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में भी, कि बेसिकली एट मेटा पोजिशन, मैंने आपको बताया था कि मेटा पोजिशन पे, तो देखो आपको नोट में दिखाई दे रहा है कुछ, आपको नोट में दिखाई दे रहा होगा कि एट मेटा पोजिशन नो -m इज प्रेजेंट, ओनली -i इज प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन। तो मैंने आपको बताया भी था, आपको याद भी होगी चीज़ कि मेटा पोजिशन पे कोई भी -m नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ -i होता है। तो और मैंने क्या बताया था कि जहाँ कहीं भी -m नहीं होगा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ -m वालों से कम हो जाएगी। तो मेटा पे -m है नहीं, मेटा पे -i है, तो -i है, तो इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे -m होगा, मेटा पे नहीं होगा, तो यानी कि ऑर्थो पैरा वाले ज़्यादा एसिडिक होंगे एज़ कम्पेयर टू मेटा वालों से। तो देखो ये तो पक्का हो गया कि मेटा वाला सबसे पीछे होगा। देखो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मेटा सबसे पीछे होगी, उसके पास -m है, इन दोनों के पास -i हो गया, सॉरी -i है, इन दोनों के पास -m है, इन दोनों के पास -m है। तो अब आप क्या देखोगे कि यार कहीं H बॉन्डिंग का केस तो नहीं आ रहा, या फिर इन दोनों में से कौन ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो दोनों सेम है यार, दोनों -m ग्रुप सेम है। तो अब क्या चेक करेंगे कि भाई बाकी कोई केस तो नहीं आ रहा है H बॉन्डिंग वगैरह का केस। तो H बॉन्डिंग देखी तो यार मुझे भी पता चला था कि H बॉन्डिंग इसमें इंटर होती है, इसमें इंटर होती है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो यानी कि मेरा ऑर्डर आ गया ये, फिर ये, और फिर मेटा वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि इसके पास सिर्फ -i होता है मेटा, ठीक है। ऐसे ही मैं किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप के लिए ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने टेबल पढ़ी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, अगर मेरा पिछला लेक्चर आपने देखा है तो उसमें मैंने बता रखा है किसी ग्रुप को विड्रॉइंग कैसे देखते हो आप, कि उसको बेंजीन पर लगाओ, पॉजिटिव चार्ज घूमेगा बेंजीन में, तो यानी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मैंने NO2 की जगह मैंने क्या ले लिया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड लगाता गया मैंने पहले ऑर्थो पे लगाया, फिर पैरा पे, फिर मेटा पे। तो देखो जो काम NO2 वहाँ पे H बॉन्डिंग करा था वो एल्डिहाइड भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये H बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करा देगी। तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या हो गया, लेस एसिडिक देन पैरा वाले से। तो BAN मेटा वाला सबसे लास्ट में है, तो BAC ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो गया। तो आपको पता चल गया कि बेसिकली इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है, लेस एसिडिक हो जाता है एज कम्पेयर टू पैरा वालों से, क्योंकि मेटा वाले तो वैसे ही कम होंगे ऑर्थो पैरा वालों से, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ -i होता है, -m तो होता नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ अपन याद रखेंगे। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ आपको आज यहाँ पे, कि मेनली अपना ऑर्थो इफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है ये, है ना, काफ़ी बच्चों के माइंड में होता ही नहीं है कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट से याद रखते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्पेशली इस नाम से, कि ताकि आपको याद रह पाए, कल को क्वेश्चन में आ जाए तो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, तो आप याद रखो,
ऑर्थो इफेक्ट इज अप्लाई फॉर बेंजोइक एसिड ओनली। तो ये तो आपको पता चल गया बेंजोइक एसिड के लिए अप्लाई, यानी आपको अगर ऑप्शंस में देखना है तो आप सबसे पहले किस पे देखोगे कि यार कहीं कोई ऑप्शन बेंजोइक एसिड का तो नहीं है, तो उस पर आप जाते देखोगे कि हाँ यार बेंजोइक एसिड तो ऑर्थो इफेक्ट देता है, तो कहीं ये ऑर्थो इफेक्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, तो फिर देखोगे आप इसको। फिर एज इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, एज मोर बल्कि ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजिशन मोर एसिडिक द कंपाउंड, यानी कि बेंजोइक एसिड बन गया और बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं बल्कि ग्रुप बढ़ा लगाता जा रहा हूँ तो एसिडिटी बढ़ रही है उस कंपाउंड की एज कम्पेयर टू लेस बल्कि वालों से, है ना। फिर तीसरा, इफ दिस इफेक्ट इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड देन इट विल बी मोर एसिडिक अमंग अदर्स। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको अभी। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। जैसे कि मान लो, अब मैं आपको एग्जाम्पल वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल वाइज आप थोड़ा देखना यार। तो हम कैसे देखेंगे कि जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे बेंजोइक एसिड के, मैंने पैरा पे लगाया CH3, फिर मैंने पैरा उसकी सॉरी ऑर्थो पे लगाया CH3, ऑर्थो पे लगाया NO2, ऑर्थो पे लगाया C2H5, ऑर्थो पे लगाया C4H9। तो ठीक है, तो मैंने अभी पीछे क्या बोला कि बेंजोइक एसिड होना जरूरी है भाई। पैरा सॉरी ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप है सब में ही है। अब जो मोर बल्कि होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी लेस बल्कि वालों से, तो मोर बल्कि कौन है, NO2, तो B सबसे ज़्यादा, फिर C4H9 तो D, फिर C2H5 तो C, और देन CH3 तो A। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपको पता चल गया। यानी बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या है कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पे जितना बल्कि ग्रुप होगा उतने हमारे पास एसिडिटी बढ़ती जाएगी एज कम्पेयर टू अदर्स लेस बल्कि ग्रुप। ठीक है, अब ये तो हो गया यार कि वन साइडेड ऑर्थो था। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, टू साइडेड ऑर्थो भी कर देता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या है, टू साइडेड ऑर्थो हमारे पास बेसिकली क्या है, सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास बेंजोइक एसिड है। तो ये चीज़ अब हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे एक B में NO2 लगा दिया, C में C2H5 और D में C4H9। तो यहाँ पे आप कैसे देखोगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये मैं आपको बताना भूल के पीछे, तो ये चीज़ आप याद भी रखो कि ऑर्थो इफेक्ट हो सब पे हमारे पास लग रहा हो, और अगर हमारे पास डबल साइडेड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो दैट विल बी मोर हमारे पास एसिडिक एज कम्पेयर टू एनी सिंगल सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो ग्रुप, चाहे वो कितने बल्कि हो। यहाँ पे C4H9 की ज़्यादा है ना CH3 से, कितना ही बल्कि हो, पर ये डबल साइडेड है। तो जब भी डबल साइडेड हमारे पास बल्कि ग्रुप लगा होता है बेंजोइक एसिड में, तो उस वक्त ऑर्थो इफेक्ट इतना ज़्यादा लग जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सिंगल वाले से भी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या बोलूँगा, A देन B, ठीक है ना, P नाइट्रो, फिर अपना D एंड देन अपना C। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो याद रखो सिंगल साइडेड और डबल साइडेड में, डबल साइडेड हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो ग्रुप बेंजोइक एसिड पे ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट देता है, तो एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल से। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ रहा है आपके आगे कि कई बार है ना आप ये ऑर्थो इफेक्ट के चक्कर में फॉर्मिक को भूल जाते हो यार। कई बार ऑप्शन आपसे फॉर्मिक दे देगा, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मिक दे दिया, फिर आपको ऑर्थो इफेक्ट करा दिया C2H5 दोनों डबल साइडेड, फिर NO2, फिर ये। तो अब आप कुछ करना ही नहीं है, देखो मेटा वाला तो सबसे कम हो गया, हटा दो से, फॉर्मिक सबसे ज़्यादा होता है, मैंने आपको टेबल में शुरू में बताया, आपको याद होगा यहाँ पे टेबल मैंने शुरू में बताया था, फॉर्मिक सबसे ज़्यादा होता है। फिर देखो आप फॉर्मिक, उसके बाद यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट है ही नहीं, तो सबसे कम D। अब इन दोनों मैंने बोला था डबल साइडेड है, यहाँ पे सिंगल साइडेड है, तो डबल साइडेड देता है तो A देन B देन C देन D। फॉर्मिक सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि किसी भी एरोमेटिक या कार्बोक्सिलिक ज़्यादा होता है ना, ये सारे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक है, तो फॉर्मिक सबसे ज़्यादा जीतेगा। तो आपको पता चल गया ऑर्डर। ठीक है, अब जो ये लास्ट एग्जाम्पल है ना यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आप इसको याद रखना, ये एडवांस 2016 में भी आया है, ये बताओ आप ही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको बताऊंगा क्यों है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कराया, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ OH ले ली, सिंगल OH ले ली, मतलब ऑर्थो पे और यहाँ पे पैरा पे। अब क्वेश्चन आता है बताओ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो आप कैसे बताओगे। तो यार एक चीज़ हमेशा दिमाग में घुसा लो कि बेंजोइक एसिड जब भी दे रखा हो और उसके ऑर्थो पे कोई भी ऐसा ग्रुप दे रखा हो जो H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में, तो यार और डबल साइडेड वैसे हो तो एसिडिटी किसी भी ग्रुप से ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो ना। उसमें से कोई भी ऐसे बेंजोइक दे रखे हो और चाहे कितना ऑर्थो इफेक्ट लग रहा हो, उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब चाहे मैं यहाँ पे कोई बड़ा से बड़ा बल्कि ग्रुप भी लगा लूँ ना, और अगर H बॉन्डिंग नहीं दे रहा है इंट्रामोलिकुलर, तो उससे भी ज़्यादा एसिडिक ये होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे देखा तो क्या होता है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होते क्या होता है, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ लूज हो जाता है, जिससे बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, और वो क्या करता है हमारा बेसिकली H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका कंजुगेट बेस भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है हमारा बेसिकली। ठीक है,
ये हमारा क्या होता है, इसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास इसका कंजुगेट बेस 6 मेंबर रिंग में स्टेबल हो जाता है, तो यहाँ से हमें H+ ईजिली मिल जाता है। ऐसे इसके केस में देखोगे तब भी हमारे पास फिर कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फिर H बॉन्डिंग होगी और H+ लूज हो जाएगा। तो H+ मिल रहा है और कंजुगेट बेस देखो आपका स्टेबलाइज भी है, 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग वाला पार्ट हमारे पास वो इफेक्ट नहीं करता। मैंने बोला था ना भी कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। वो कब करती है, जब आपका ग्रुप जो दे रखा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ना हो, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड केस में कार्बोक्सिलेट आयन बनने से H+ लूज हो जाता है और जो H+ इजीली दे दे वही हमारा एसिडिक होता है। अच्छा यार, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना कि बेंजोइक एसिड के केस में हमारे पास H बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी बढ़ती है, अगर ऑर्थो से हमारे पास इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाती है तो, क्योंकि इजीली H+ लूज हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। और डबल साइडेड है फिर तो कहने ही क्या, क्योंकि फिर तो हमारे पास रिंग और ज़्यादा प्लेनर होगी ना यार, तो कंजुगेट बेस और ज़्यादा स्टेबल। तो याद रखो कि हमारे पास जितना ज़्यादा हमारे पास बेसिकली बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे H बॉन्डिंग हो रही है इंट्रामोलिकुलर और डबल साइडेड हो रही है, तो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, सिंगल साइड हो रही है तो और एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू एनी अदर कंपाउंड। तो मैंने ये लिख रखा है, इसलिए मैं बोला था आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है ना। तो मैंने नोट भी दे रखा है आपको, देखो, इफ बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट एंड हैव इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग देन मोर एसिडिक अमंग ऑल कंपाउंड बिकॉज H+ विल रिलीज फास्टली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। जो मैंने आपको बनाया था अभी कि पीछे आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा था, उसकी वजह से हमारे पास H+ इजीली लूज होगा और H+ जो इजीली लूज करेगा वही क्या होता है, अच्छा एसिड। तो वो आप पार्ट याद रखना कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, वो मैंने फिनोल के लिए बताया था स्पेशली, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बेंजोइक एसिड में H बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कंजुगेट बेस, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और उसकी वजह से हमारे पास हो क्या जाता है 6 मेंबर रिंग बनती है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाता है H बॉन्डिंग की वजह से और H+ भी इजीली मिल जाता है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि यहाँ पे ड्यू टू डबल साइड H बॉन्डिंग ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो अगर मेरे को ये दे रखा हो क्वेश्चन में और कुछ भी दे रखा हो ऐसा, चाहे ऐसा बल्कि ग्रुप भी दे रखा हो डबल साइडेड और वो H बॉन्डिंग ना दे रहा हो और यहाँ पे सिर्फ 2 H दे रखे हो, तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा यार, फिर उसके बाद ये डोमिनेट कर जाएगा, फिर कहीं जाके ये आएंगे। समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यानी कि ये जो ग्रुप है ना, ये दोनों जो ग्रुप है ये H बॉन्डिंग दे देते हैं बेंजोइक एसिड में, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बहुत अच्छा प्लेन हो जाता है 6 मेंबर रिंग बनने की वजह से, तो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे चीज़ बल्कि कितना ही हो, तो यानी आपने फाइनल कंडीशन रखी कि बेंजोइक एसिड अगर दे रखा हो तो आपको ये चेक करना कि ऑर्थो पोजीशन से इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। हाँ, अगर हो रही है तो दैट विल बी मोर एसिडिक। डबल साइड डोर फिर तो कहना ही क्या, फिर तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि और ज़्यादा प्लेन बन गया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और रीजन में बताया चुका है, इजीली H+ मिल जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसी भी ज़्यादा बल्कि ग्रुप से, जो डबल साइड बल्कि हो, पर ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो आप याद रखो, कई बार आपको नहीं बता जाते ये चीज़ें और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो ये आप याद रखो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट केस इंपॉर्टेंट है और इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल प्लेन हो जाता है और इजीली H+ दे देता है, तो कंजुगेट बेस भी स्टेबल है, ठीक है। और दूसरी बात, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग कहाँ पे काम नहीं करती एसिडिटी में, फिनोल वगैरह केस में, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा केस आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो H बाउंड हो जाती है ना, यहाँ पे तो H+ निकल गया कार्बोक्सिलिक एसिड से, वहाँ पे बाउंड ही हो गया था, तो बाउंड होने की वजह से हमारे पास जो पैरा नाइट्रोफिनोल था वो ज़्यादा एसिडिक हो गया था ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और याद रखो ये टेबल तो आपको याद रखनी है ना, इंपॉर्टेंट है अपनी बेसिकली, क्योंकि मैं आपको इस पे थर्ड जो पार्ट आएगा वो आपका इसी पे आएगा, टेस्ट वगैरह हो गए, फिर मैं आपको थर्ड पार्ट में कराऊंगा क्वेश्चंस वगैरह कि भाई कैसे कैसे, क्योंकि मैं तो अभी आपको ये स्टेप वाइज बता रहा हूँ इंडिविजुअल की ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल में आएगा ना क्वेश्चन में। तो यार क्वेश्चन में तो ऑर्थो इफेक्ट भी आ रहा हो, कहीं कहीं कुछ और आ रहा हो, कहीं कुछ और, उन सबको यूज करके हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा टिपिकल होता है, इसलिए मैं आपको पार्ट वाइज बता रहा हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी यार, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यार लाइक करो यार, कमेंट करो, सी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, आप सब्सक्राइब कर रहे, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छा बता पाऊँ इसमें यार, है ना। तो यार होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे यार, बाय। तो कैसे हैं यार आप सब लोग, बढ़िया। चलो हम आज अपना दूसरा बेसिकली पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बेसिकली ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पार्ट 2, ठीक है यार। पहला पार्ट होपफुली आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, अब सेकंड पार्ट हम बेली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। तो आपको दिख रहा होगा हेडिंग भी बेसिकली ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पार्ट 2। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मेनली पहली चीज़ आपको इसमें बेसिक बताऊंगा मैं कि भाई ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टैंड,
बहुत सी फंक्शन ग्रुप में कैसे देखोगे। तो आपको दिख भी रहा होगा आपका टॉपिक बेसिकली आपको स्क्रीन पे कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बेसिकली अमंग डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। तो मैंने यार उसमें ना आपको एक पर्टिकुलर दिखा रखा होगा कि मैंने लाइन वाइज लिख रखे हैं कुछ फंक्शन ग्रुप, तो आपको वो याद रखने हैं। जैसे कि मैंने पहले क्या लिखा है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड लिख रखा है मैंने। फिर मैंने लिख रखा है AR है ना, यहाँ पे AR जो यार अपना वो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले फ्रंट पे लिख रखा है मैंने फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फिर मैं लिख रखा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर मैं लिख रखा है बेसिकली एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, फिर मैंने आपका लिख रखा है एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। फिर मैंने आपका लिख रखा है पिक्रिक एसिड। तो आप ये पिक्रिक एसिड यार ये नाम याद रखो, पिक्रिक एसिड होता है क्या है बेसिकली, ये तो पता ही है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, डायरेक्ट आपको पिक्रिक एसिड दे देता है, आपको स्ट्रक्चर नहीं देता, तो आपको स्ट्रक्चर खुद से याद रखना होता है क्योंकि वो तो हमें सिर्फ नाम देगा एसिड का, तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रो, हमारे पास फिनोल आता है हमारे पास बेसिकली। फिर आपका आता है पैरानाइट्रोफिनोल, फिर आता है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, फिर आपका आता है H2SO3, ठीक है। और फिर आपका आता है बेसिकली मेटानाइट्रोफिनोल, और फिर आता है आपका फिनोल। तो ये चीज़ है ना, आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो यार, आप इसको है ना, आप इसको एक बार याद रख लो कि ये जो पैटर्न है ना आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको किसी भी फंक्शन को। कई बार क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो मेनली इन्हीं में से आता है यार, है ना, जो मैंने आपको सीरीज दे रखी है इन्हीं में से क्वेश्चन आता है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इन माइंड सेट करके रखना आपको कि बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए कि भाई ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अगर मुझे इनमें से कोई फंक्शन दिया तो कैसे मैं अपने चेक करूँगा, तो वो आपको पता होनी चाहिए यार, है ना। तो आप इस सीरीज़ को याद रखोगे बेसिकली कि भाई ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के लिए हमें ये याद रखना कि सबसे पहले फॉर्मिक, फिर हमारे पास बेसिकली क्या आता है कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, ठीक है, और आपके फिर सल्फोनिक आते हैं एरोमेटिक, फिर आपके एलिफेटिक सल्फोनिक आते हैं, फिर आपके पिक्रिक एसिड आते हैं, फिर आपका डाइनाइट्रो हमारे पास है ना, पैरा ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल आता है हमारे पास, फिर हमारा पैरा आता है फिनोल में, फिर हमारा क्या आता है ऑर्थोफिनोल आता है, फिर हमारा H2SO3 आता है, फिर हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल आता है, फिर फिनोल आता है। क्योंकि पूरे जो क्वेश्चन होते हैं ना यार वो फिनोल या बेसिकली इनमें पिक्रिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही घूमते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता कि भाई ये पूछ ले, क्योंकि बाकी फिर तो आप बता ही दोगे, बाकी क्वेश्चन है तो आप कंजुगेट बेस बनाओ। मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में कि कंजुगेट बेस बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी देखो, जितना ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड। वरना उसके अलावा इनमें से कोई भी पैटर्न दे रखा है तो आप इस टेबल को याद रखो, मतलब इस पैटर्न को याद रखो आप, और इसको अगर आप याद रखे तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैं आपको कई थर्ड जो पार्ट है उसमें कुछ टेस्ट वेस्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने H2SO3 अंडरलाइन कर रखा है ना, ये H2SO3 वहाँ यूज होगा कि कई बार क्वेश्चन में H2SO3 पे पूछ लेता है कि कौन सा H2SO3 के साथ टेस्ट देगा या नहीं देगा, क्योंकि इस पर पूछते हैं कई बार हमसे क्वेश्चन कि H2SO3 के साथ कौन सा एसिड ऐसा है जो ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देंगे, या ये हमारे पास फ्लास्क में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो पूछेगा अपन से बेसिकली, ठीक है। तो याद रखो मैंने लिख भी रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता चल गया, फिनोल आपको पता चल गया भाई कि बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है। तो अपनी ये याद रख के चलेंगे क्योंकि आगे काम आएगी ये पार्ट 3 में, और इंपॉर्टेंट भी यार अपन, ठीक है। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब देखो पहले उससे पहले मैंने क्या पढ़ा था कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ था उसका बेसिक पढ़ा था पहले, जो पीछे वाला पार्ट था उसमें -m -i पे कैसे जज करते हैं कि भाई -m -i पर डिपेंडेंट होती है अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ। -m के लिए ज़्यादा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू -i, ये मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेंथ वाइज। तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम बेसिकली कि एसिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के, ये मैंने लिख तो दिया। अब आपको पता कैसे चलेगा यार इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होती है। यार इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है विद इन द ग्रुप, अगर आपकी एच बॉन्डिंग है, यानी मेरे को बाहर से किसी ग्रुप की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। जैसे कि मान लो अब आप देख रहे हो, तो मैंने इसको समझा भी रखा है नीचे। जैसे कि मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल लिया, उसमें मैंने क्या करा, इनसाइड द ग्रुप ही मेरे देखो मेरे पास एच बॉन्डिंग हो रही है ना, हाइड्रोजन फिर O, ये हमारे पास एच बॉन्डिंग होगी। तो इनसाइड द ग्रुप जब भी एच बॉन्डिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, है ना। जब घर के अंदर ही ऐसा ग्रुप पड़ा हुआ है जो आपका एच बॉन्डिंग प्रोवाइड कर सकता है तो उस एच बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो देखो अब यहाँ पे मैं इसको क्यों ले रहा हूँ कि एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरम एच बॉन्डिंग के, तो आप देखोगे कि ऑर्थ और पैरा में एक एक्सेप्शनल केस आता है। एक्सेप्शनल तो क्या, ये इंपॉर्टेंट भी आ रही है और ये ट्रू भी है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हमारे पास क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो देखो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने की वजह से हमारे पास हुआ क्या, ये वाला जो एच है ये बाउंड हो गया यहाँ से भी ऑक्सीजन के साथ और यहाँ से भी ऑक्सीजन के साथ। तो कभी भी यहाँ से हमें H+ मिलेगा ही नहीं, और H+ ईजिली मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास ये एसिड स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाएगा। जबकि यही आप पैरानाइट्रोफिनोल में देख रहे हो, तो पैरानाइट्रोफिनोल में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई भी एच बॉन्डिंग नहीं हो सकती इंटरमोलिकुलर, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी,
क्योंकि 5 या 6 मेंबर रिंग बन गई हमारे पास। यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितनी मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गई। तो 6 मेंबर रिंग बन गई तो स्टेबल भी हो गया, है ना, लेस स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास क्या होगा, पार्टिसिपेट भी कर जाएगी एच बॉन्डिंग में। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, तो इसकी वजह से एच बाउंड हो गया, तो ईजिली एच प्लस नहीं देगा। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो यानी कि इन पैरानाइट्रोफिनॉल नो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग टेक प्लेस, सो मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो याद रखो, जिनमें हमारे पास बेसिकली इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है वो लेस एसिडिक होते हैं एन कंपेयर टू हमारे पास इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग वालों से। तो कल को आपसे पूछ ले कि किस में हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा पाएगी, तो उनमें पाएगी जिनमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं है, इंटर है। क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर है ना, ये खुद के अंदर तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है ना जिसको एच बॉन्डिंग प्रोवाइड कर पा रहा हो। बाहर से आप चाहो तो कोई भी ग्रुप ले सकते हो, इसके साथ एच बॉन्डिंग करा सकते हो। तो ये हमें पता चला कि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लैक एफिशिएंसी हो जाती है एच प्लस रिलीज करने में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको देखो नोट करके भी दिखा रखा है कि बेसिकली आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो यहाँ पे इंटर है, क्योंकि इसमें इंट्रा होती है ना विद इन द मोलिक्यूल। इंटर का मतलब बाहर से आप कोई मोलिक्यूल लेके एच बॉन्डिंग करा रहे हो, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा एसिडिक होता है पैरानाइट्रोफिनॉल एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो अपन याद रखेंगे। और देखो मैंने टेबल में भी आपको दिखा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या ले रखा था, पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थो से ऊपर ले रखा, आपको दिख भी रहा होगा इन दोनों में। तो ये उसी का रीज़न है एच बॉन्डिंग का। ठीक है, तो अगर मेरे को मान लो यही क्वेश्चन दे दे, अब मान लो एक क्वेश्चन बन गया, चलो जस्ट फॉर एग्जांपल में ले लिया कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताओ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल। तो अब कैसे करूँगा यार मैं? तो देखो कि 3 आ गए ना, इन दोनों पूछे तो मैं बता देता। अब मेटा वाला भी ले लिया। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में भी, कि बेसिकली एट मेटा पोजिशन मैंने आपको बताया था कि मेटा पोजिशन पे तो देखो आपको नोट में दिखाई दे रहा है कुछ, आपको नोट में दिखाई दे रहा होगा कि एट मेटा पोजिशन नो माइनस एम इज प्रेजेंट, ओनली माइनस आई इज प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन। तो मैंने आपको बताया भी था, आपको याद भी होगी चीज़, कि मेटा पोजिशन पे कोई भी माइनस एम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई होता है। तो और मैंने क्या बताया था कि जहाँ कहीं भी माइनस एम नहीं होगा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस एम वालों से कम हो जाएगी। तो मेटा पे माइनस एम है नहीं, मेटा पे माइनस आई है, तो माइनस आई है, तो इसका मतलब ऑर्थ और पैरा पे माइनस एम होगा, मेटा पे नहीं होगा। तो यानी कि ऑर्थो पैरा वाले ज़्यादा एसिडिक होंगे एज़ कम्पेयर टू मेटा वालों से। तो देखो ये तो पक्का हो गया कि मेटा वाला सबसे पीछे होगा। देखो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मेटा सबसे पीछे होगी, उसके पास माइनस एम है, इन दोनों के पास माइनस आई हो गया, सॉरी माइनस आई है, इन दोनों के पास माइनस एम है, इन दोनों के पास माइनस एम है। तो अब आप क्या देखोगे कि यार कहीं एच बॉन्डिंग का केस तो नहीं आ रहा, या फिर इन दोनों में से कौन ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो दोनों सेम है यार, दोनों माइनस एम ग्रुप सेम है। तो अब क्या चेक करेंगे कि भाई बाकी कोई केस तो नहीं आ रहा है एच बॉन्डिंग वगैरह का केस। तो एच बॉन्डिंग देखी तो यार मुझे भी पता चला था कि एच बॉन्डिंग इसमें इंटर होती है, इसमें इंटर होती है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो यानी कि मेरा ऑर्डर आ गया ये, फिर ये, और फिर मेटा वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि इसके पास सिर्फ माइनस आई होता है मेटा। ठीक है, ऐसे ही मैं किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप के लिए ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने टेबल पढ़ी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, अगर मेरा पिछला लेक्चर आपने देखा है तो उसमें मैंने बता रखा है किसी ग्रुप को विड्रॉइंग कैसे देखते हो आप, कि उसको बेंजीन पर लगाओ, पॉजिटिव चार्ज घूमेगा बेंजीन में, तो यानी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मैंने NO2 की जगह मैंने क्या ले लिया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड लगाता गया मैंने पहले ऑर्थो पे लगाया, फिर पैरा पे, फिर मेटा पे। तो देखो जो काम NO2 वहाँ पे एच बॉन्डिंग करा था वो एल्डिहाइड भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये एच बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करा देगी। तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या हो गया, लेस एसिडिक देन पैरा वाले से। तो BAN मेटा वाला सबसे लास्ट में है, तो BAC ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो गया। तो आपको पता चल गया कि बेसिकली इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड क्या जाता है, लेस एसिडिक हो जाता है एज कम्पेयर टू पैरा वालों से, क्योंकि मेटा वाले तो वैसे ही कम होंगे ऑर्थो पैरा वालों से, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ माइनस ही होता है, माइनस एम तो होता नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ अपन याद रखेंगे। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ आपको आज यहाँ पे, कि मेनली अपना ऑर्थो इफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है ये, है ना, काफ़ी बच्चों के माइंड में होता ही नहीं है कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट से याद रखते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्पेशली इस नाम से, कि ताकि आपको याद रह पाए, कल को क्वेश्चन में आ जाए तो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है तो आप याद रखो, ऑर्थो इफेक्ट इज अप्लाई फॉर बेंजोइक एसिड ओनली। तो ये तो आपको पता चल गया बेंजोइक एसिड के लिए अप्लाई, यानी आपको अगर ऑप्शंस में देखना है तो आप सबसे पहले किस पे देखोगे कि यार कहीं कोई ऑप्शन बेंजोइक एसिड का तो नहीं है, तो उस पर आप जाते देखोगे कि हाँ यार
बेंजोइक एसिड तो ऑर्थो इफेक्ट देता है, तो कहीं ये ऑर्थो इफेक्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, तो फिर देखोगे आप इसको। फिर एज इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, एज मोर बल्कि ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजिशन मोर एसिडिक द कंपाउंड, यानी कि बेंजोइक एसिड बन गया और बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजिशन पे अगर मैं बल्कि ग्रुप बढ़ा लगाता जा रहा हूँ तो एसिडिटी बढ़ रही है उस कंपाउंड की एज कम्पेयर टू लेस बल्कि वालों से, है ना। फिर तीसरा, इफ दिस इफेक्ट इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड देन इट विल बी मोर एसिडिक अमंग अदर्स। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको अभी। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। जैसे कि मान लो, अब मैं आपको एग्जांपल वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल वाइज आप थोड़ा देखना यार। तो हम कैसे देखेंगे कि जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, बेंजोइक एसिड के मैंने पैरा पे लगाया CH3, फिर मैंने पैरा उसके सॉरी ऑर्थो पे लगाया CH3, ऑर्थो पे लगाया NO2, ऑर्थो पे लगाया C2H5, ऑर्थो पे लगाया C4H9। तो ठीक है, तो मैंने अभी पीछे क्या बोला कि बेंजोइक एसिड होना जरूरी है भाई। पैरा सॉरी ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप है, सब में ही है। अब जो मोर बल्कि होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी लेस बल्कि वालों से, तो मोर बल्कि कौन है, NO2, तो B सबसे ज़्यादा, फिर C4H9 तो D, फिर C2H5 तो C, और देन CH3 तो A। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपको पता चल गया। यानी बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या है कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पे जितना बल्कि ग्रुप होगा उतने हमारे पास एसिडिटी बढ़ती जाएगी एज कम्पेयर टू अदर्स लेस बल्कि ग्रुप। ठीक है, अब ये तो हो गया यार कि वन साइडेड ऑर्थो था। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, टू साइडेड ऑर्थो भी कर देता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या है, टू साइडेड ऑर्थो हमारे पास बेसिकली क्या है, सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास बेंजोइक एसिड है। तो ये चीज़ अब हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे ए बी में NO2 लगा दिया, सी में C2H5 और डी में C4H9। तो यहाँ पे आप कैसे देखोगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये मैं आपको बताना भूल के पीछे, तो ये चीज़ आप याद भी रखो कि ऑर्थो इफेक्ट हो सब पे हमारे पास लग रहा हो, और अगर हमारे पास डबल साइडेड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो दैट विल बी मोर हमारे पास एसिडिक एज कम्पेयर टू एनी सिंगल सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो ग्रुप, चाहे वो कितने बल्कि हो। यहाँ पे C4H9 यार ज़्यादा है ना CH3 से, कितना ही बल्कि हो, पर ये डबल साइडेड है। तो जब भी डबल साइडेड हमारे पास बल्कि ग्रुप लगा होता है बेंजोइक एसिड में, तो उस वक्त ऑर्थो इफेक्ट इतना ज़्यादा लग जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सिंगल वाले से भी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या बोलूँगा, A देन B, ठीक है ना, पी नाइट्रो, फिर अपना D एंड देन अपना C। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो याद रखो, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड में डबल साइडेड हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो ग्रुप बेंजोइक एसिड पे ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट देता है, तो एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल से। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ रहा है आपके आगे कि कई बार है ना, आप ये ऑर्थो इफेक्ट के चक्कर में फॉर्मिक को भूल जाते हो यार। कई बार ऑप्शन आपसे फॉर्मिक दे देगा, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मिक दे दिया, फिर आपको ऑर्थो इफेक्ट करा दिया C2H5 दोनों डबल साइडेड, फिर NO2, फिर ये। तो अब आप कुछ करना ही नहीं है, देखो मेटा वाला तो सबसे कम हो गया, हटा दो से, फॉर्मिक सबसे ज़्यादा होता है, मैंने आपको टेबल में शुरू में बताया, आपको याद होगा यहाँ पे टेबल मैंने शुरू में बताया था, फॉर्मिक सबसे ज़्यादा होता है। फिर देखो आप फॉर्मिक, उसके बाद यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट है ही नहीं, तो सबसे कम D। अब इन दोनों मैंने बोला था डबल साइडेड है, यहाँ पे सिंगल साइडेड है, तो डबल साइडेड देता है तो A देन B देन C देन D। फॉर्मिक सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि किसी भी एरोमेटिक यार कार्बोक्सिलिक ज़्यादा होता है ना, ये सारे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक है, तो फॉर्मिक सबसे ज़्यादा जीतेगा। तो आपको पता चल गया ऑर्डर। ठीक है, अब जो ये लास्ट एग्जाम्पल है ना यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आप इसको याद रखना, ये एडवांस 2016 में भी आया है, ये बताओ आप ही क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको बताऊंगा क्यों है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कराया, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ OH ले ली, सिंगल OH ले ली, मतलब ऑर्थो पे और यहाँ पे पैरा पे। अब क्वेश्चन आता है बताओ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो आप कैसे बताओगे। तो यार एक चीज़ हमेशा दिमाग में घुसा लो कि बेंजोइक एसिड जब भी दे रखा हो और उसके ऑर्थो पे कोई भी ऐसा ग्रुप दे रखा हो जो एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग में, तो यार और डबल साइडेड वैसे हो तो एसिडिटी किसी भी ग्रुप से ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो ना। उसमें से कोई भी ऐसे बेंजोइक दे रखे हो और चाहे कितना ऑर्थो इफेक्ट लग रहा हो, उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब चाहे मैं यहाँ पे कोई बड़ा से बड़ा बल्कि ग्रुप भी लगा लूँ ना, और अगर एच बॉन्डिंग नहीं दे रहा है इंट्रामोलिकुलर, तो उससे भी ज़्यादा एसिडिक ये होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे देखा तो क्या होता है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होते क्या होता है, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ लूज हो जाता है, जिससे बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, और वो क्या करता है हमारा बेसिकली एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका कंजुगेट बेस भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है हमारा बेसिकली। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास इसका कंजुगेट बेस 6 मेंबर रिंग में स्टेबल हो जाता है, तो यहाँ से हमें H+ ईजिली मिल जाता है।
ऐसे इसके केस में देखोगे तब भी हमारे पास फिर कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फिर H बॉन्डिंग होगी और H प्लस लूज हो जाएगा। तो H प्लस मिल रहा है और कंजुगेट बेस देखो आपका स्टेबलाइज भी है, 6 नंबर रिंग है और यहाँ पे आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग वाला पार्ट हमारे पास वो इफेक्ट नहीं करता। मैंने बोला था ना भी कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। वो कब करती है, जब आपका ग्रुप जो दे रखा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ना हो, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड केस में कार्बोक्सिलेट आयन बनने से H प्लस लूज हो जाता है और जो H प्लस इजिली दे दे वही हमारा एसिडिक होता है। अच्छा यार, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना कि बेंजोइक एसिड के केस में हमारे पास H बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी बढ़ती है अगर ऑर्थो से हमारे पास इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाती है तो, क्योंकि इजीली H प्लस लूज हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। और डबल साइडेड है फिर तो कहने ही क्या, क्योंकि फिर तो हमारे पास रिंग और ज़्यादा प्लेनर होगी ना यार, तो कंजुगेट बेस और ज़्यादा स्टेबल। तो याद रखो कि हमारे पास जितना ज़्यादा हमारे पास बेसिकली बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे H बॉन्डिंग हो रही है इंट्रामोलिकुलर और डबल साइडेड हो रही है तो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, सिंगल साइड हो रही है तो और एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू एनी अदर कंपाउंड। तो मैंने ये लिख रखा है, इसलिए मैं बोला था आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मैंने नोट भी दे रखा आपको, देखो इफ बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट एंड हैव इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग देन मोर एसिडिक अमंग ऑल कंपाउंड बिकॉज H प्लस विल रिलीज फास्टली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। जो मैंने आपको बनाया था अभी कि पीछे आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा था, उसकी वजह से हमारे पास H प्लस ईजिली लूज होगा और H प्लस जो ईजिली लूज करेगा वही क्या होता है, अच्छा एसिड। तो वो आप पार्ट याद रखना कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, वो मैंने फिनोल के लिए बताया था स्पेशली, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बेंजोइक एसिड में H बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कंजुगेट बेस, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है 6 नंबर रिंग बनती है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाता है H बॉन्डिंग की वजह से और H प्लस भी इजीली मिल जाता है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि यहाँ पे ड्यू टू डबल साइड H बॉन्डिंग ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो अगर मेरे को ये दे रखा हो क्वेश्चन में और कुछ भी दे रखा हो ऐसा, चाहे ऐसा बल्कि ग्रुप भी दे रखा हो डबल साइडेड और वो H बॉन्डिंग ना दे रहा हो और यहाँ पे सिर्फ 2 H दे रखे हो, तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा यार। फिर उसके बाद ये डोमिनेट कर जाएगा, फिर कहीं जाके ये आएंगे। समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यानी कि ये जो ग्रुप है ना, ये दोनों जो ग्रुप है ये H बॉन्डिंग दे देते हैं बेंजोइक एसिड में, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बहुत अच्छा प्लेन हो जाता है 6 नंबर रिंग बनने की वजह से, तो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे चीज़ बल्कि कितना ही हो, तो यानी आपने फाइनल कंडीशन रखी कि बेंजोइक एसिड अगर दे रखा हो तो आपको ये चेक करना कि ऑर्थो पोजीशन से इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। हाँ अगर हो रही है तो दैट विल बी मोर एसिडिक। डबल साइड डोर फिर तो कहना ही क्या, फिर तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि और ज़्यादा प्लेन बन गया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और रीजन में बताया चुका है, इजीली H प्लस मिल जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसी भी ज़्यादा बल्कि ग्रुप से जो डबल साइड बल्कि हो पर ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो आप याद रखो, कई बार आपको नहीं बता जाते ये चीज़ें और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो ये आप याद रखो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट केस इंपॉर्टेंट है और इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल प्लेन हो जाता है और इजीली H प्लस दे देता है, तो कंजुगेट बेस भी स्टेबल है, ठीक है। और दूसरी बात, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग कहाँ पे काम नहीं करती एसिडिटी में, फिनोल वगैरह केस में, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा केस आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो H बाउंड हो जाती है ना, यहाँ पे तो H प्लस निकल गया कार्बोक्सिलिक एसिड से, वहाँ पे बाउंड ही हो गया था। तो बाउंड होने की वजह से हमारे पास जो पैरा नाइट्रोफिनोल था वो ज़्यादा एसिडिक हो गया था ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और याद रखो ये टेबल तो आपको याद रखनी है ना, इंपॉर्टेंट है अपनी बेसिकली, क्योंकि मैं आपको इस पे थर्ड जो पार्ट आएगा वो आपका इसी पे आएगा, टेस्ट वगैरह हो गए, फिर मैं आपको थर्ड पार्ट में कराऊंगा क्वेश्चंस वगैरह कि भाई कैसे कैसे, क्योंकि मैं तो अभी आपको ये स्टेप वाइज बता रहा हूँ इंडिविजुअल की ऑर्थोफेट क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल में आएगा ना क्वेश्चन में। तो यार क्वेश्चन में तो ऑर्थोफेट भी आ रहा हो, कहीं कहीं कुछ और आ रहा हो, कहीं कुछ और, उन सबको यूज करके हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा टिपिकल होता है ना, इसलिए मैं आपको पार्ट वाइज बता रहा हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी यार, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यार लाइक करो यार, कमेंट करो, सी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, आप सब्सक्राइब कर रहे ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छा बता पाऊँ इसमें यार, है ना। तो यार होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे यार, बाय।